एक कहावत बड़ी मशहूर है कि डूबे को तिनके का सहारा ही काफी होता है। मतलब जो इंसान डूब रहा हो उसे जो मिल जाए वो उसके लिए अमृत है। तो ऐसे ही चार दोस्त थे जो हमेशा एक साथ रहते थे। देखते ही देखते एक साथ समुद्र में घूमने भी चले गए, लेकिन जब जरूरत आन पड़ी तो उसी दोस्त को कच्चा चबा गए। ये थी उनकी दोस्ती। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो आपको बता दें कि ये बात है साल 1884 की। आज से करीब 140 साल पहले 19 मीटर लंबे एक समुद्री जहाज में चार दोस्त इंग्लैंड के साउथ से 19 मई को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। इस शिप के कप्तान का नाम टॉम डूडले था और साथ ही एडविन स्टीफन्स, एडमंड ब्रूक्स और 17 साल का किशोर रिचर्ड पार्कर भी था। डूडले का जहाज बड़ी जर्नी के लिए एलिजिबल यानी उपयुक्त नहीं था। केप ऑफ गुड होप से लगभग 2600 किलोमीटर दूर ये लोग समुद्री तूफान में घिर गए। समुद्र के अलग अलग तरह के जानवरों ने जहाज को जर्जर कर दिया था। ये कभी भी डूब सकता था। जहाज पर सवार चारों दोस्तों ने तय किया कि सभी लोग जीवन रक्षक नौका में सवार होकर जहाज छोड़कर किस्मत के सहारे खुद को समुद्री लहरों के हवाले कर देंगे। चारों ने ऐसा ही किया। जहाज से वे शलजम के टुकड़े लेकर और दिशा सूचक यंत्र भी लिए। उनके पास ताज़ा पानी भी नहीं था। 2-3 दिन तो वो शलजम खाकर रहे। समुद्री तूफान शांत तो हुआ, लेकिन कहीं भी किनारा नजर नहीं आ रहा था। पानी न मिलने से सभी की हालत खराब हो रही थी। पार्कर से जब नहीं रहा गया तो उसने थोड़ा समुद्री खारा पानी पी लिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसी बीच एक कछुआ हाथ लगा तो उससे लगभग 1.5 किलो मांस मिला, लेकिन इससे कितने दिन काम चलता। इन लोगों को लगने लगा था कि अब मौत तो निश्चित है। बता दें कि समुद्री नाविकों के बीच प्राचीन प्रथा थी कि समुद्र की यात्रा के दौरान जब खाना नहीं मिलने पर मौत निश्चित हो जाती थी तो बारी बारी से लॉटरी निकालते। जिस शख्स का नाम आता उसे मारकर उसका मांस खाकर जिंदा रहते। इन नाविकों ने भी हताश होकर लॉटरी निकालने की सोची। 23 से 24 जुलाई 1884 की रात डूडले ने साथियों से कहा कि सभी की जान चली जाए तो इससे बेहतर है कि किसी एक की जान ले ले और उसका मांस खाकर जिंदा रहे। किशोर रिचर्ड पार्कर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था। डूडले को लगा कि वो विरोध भी नहीं कर पाएगा, लिहाजा उसी को मारकर खा लिया जाए। अपने और स्टीफन्स के बिहाफ पर उसने ये विचार रखा। ये भी तर्क दिया कि उसकी ओर से स्टीफन्स की पत्नियां और बच्चे भी है। पार्कर की शादी भी नहीं हुई है। ब्रूक्स ने बाद में दावा किया कि वो इस चर्चा में शामिल नहीं था। बाद में डूडले एक चाकू लाया। स्टीफन्स ने पार्कर की टांग पकड़ी। डूडले ने पार्कर का गला रेत दिया। ब्रूक्स बेशक उनके फैसले से सहमत नहीं था, लेकिन तीनों ने पार्कर का मांस खाया और खून पिया। कुछ दिन बाद तीनों को बारिश का पानी पीने को मिल गया। एक जर्मन समुद्री जहाज ने उन तीनों की जान बचा ली। सितंबर 1824 को तीनों इंग्लैंड के फॉलमाउथ नामक जगह पर पहुंच गए। इस बीच नाविकों ने अपनी जिंदगी बचाने का तर्क देकर कैसे एक बीमार किशोर को हत्या कर उसका मांस खाया, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इंग्लैंड के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम के तहत अगर कोई समुद्री जहाज नष्ट हो जाए तो बचे नाविक दल को घटना के बारे में बयान दर्ज कराने जाना पड़ता है। तीनों ने कस्टम अफसरों को अपना बयान दर्ज कराया। तीनों को ऐसा लग रहा था कि उनके हालात को देखते हुए कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसी बीच इंग्लैंड के पुलिस अफसर जेम्स लेवर्टी ने तीनों को हिरासत में ले लिया। ये मुकदमा बेहद पेचीदा था। पहली बात तो इसमें कोई गवाह नहीं था। अगर कोई ये एक्सेप्ट भी करता तो वो सिर्फ ऊपर लागू होता। अन्य आरोपियों को उस आधार पर सजा नहीं दी जा सकती थी। कई पुराने मुकदमों और पश्चिमी जगत में प्रचलित समुद्री केस का हवाला भी दिया गया, जिसमें ऐसी परिस्थितियों में लॉटरी निकालकर मरने वालों को नरमांस खाकर जान बचाई गई। इस मुकदमे का एक पहलू ये भी था कि रिचर्ड पार्कर का नौसैनिक भाई भी आरोपियों से मिल गया। इसके अलावा आरोपियों के पक्ष में जमानत नहीं थी। नवंबर 1884 को बैरन हस्टल्स की अदालत में डूडले और स्टीफन्स के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। बाद में जूरी को भी कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। डूडले और स्टीफन्स का बचाव करते हुए तर्क दिया गया कि जिंदगी बचाने के लिए रिचर्ड पार्कर को मारकर उसका मांस खाया गया। बहुत जरूरत की हालत में इस वजह का
ऐसा इस्तेमाल करना कोई खराब नहीं है। ये भी कहा गया कि रिचर्ड पार्कर वैसे भी बीमार था और मरने ही वाला था। उधर अभियोजन का तर्क था कि कोई भी आवश्यकता किसी अन्य व्यक्ति की जान लेने के औचित्य को सही साबित नहीं कर सकती। 4 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कैलरिज की अगुवाई में क्वींस बेंच बैठी। मुकदमे के तथ्य दोबारा पूरी तरह से सुने गए। उन हालातों का भी वर्णन किया गया जिसमें घटना हुई थी। बचाव पक्ष ने जज के ऊपर ही आरोप लगाया कि उन्होंने पहले से ही दोनों को सजा देने का मन बना लिया था। मुकदमे में कई उतार चढ़ाव आए। अंत में दोनों आरोपियों को 3-3 महीनों की सजा दी गई। 20 मई 1885 को दोनों को रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।